हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसटी विद बायोलॉजी क्लासेस। इससे पहले हम लोगों ने क्या मेंडल की एक स्टोरी सुन ली थी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और जिसके जरिए क्या हमें मेंडल के पूरी जो जीवन परिचय उनका जन्म कब हुआ था और उन्होंने क्या क्या नियम दिए और उन्होंने मटर के कितने लक्षण दिए थे, इन्हें कौन से नियम दिए थे, इस पर हमने क्या पूरी तरीके से हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। और आज का जो हम लोगों का चैप्टर है वो 12th क्लास बायोलॉजी से है और चैप्टर का नाम है क्या वंशागत और विविधता के सिद्धांत। क्या है? वंशागत और विविधता के सिद्धांत। इसमें देखो हम लोग पढ़ेंगे क्या, चैप्टर तो बहुत बड़ा है पर परीक्षा की दृष्टि से पहले हम लोग क्या शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करें, कौन से क्वेश्चन करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारी परीक्षा में 2 या 3 नंबर के आते हैं। 2 या 3 नंबर के आते हैं। उसमें से पहले देखो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, वंशागत। क्या अभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वंशागति की परिभाषा लिखिए, या फिर वंशागति वंशागति आनुवंशिकता और आनुवंशिकी में क्या अंतर लिखिए। तो हम लोग सबसे पहले देखो इसमें से दो दो क्वेश्चन बने हुए हैं, क्वेश्चन दोनों बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वंशागति, यानी कि वंशागति की परिभाषा समझते हैं कि वंशागति की परिभाषा क्या होती है। तो आनुवंशिक लक्षणों को, जो आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि आपकी आइस का कलर कैसा है, ब्राउन है या फिर ब्लू है या फिर ब्लैक है, तो ये आनुवंशिक लक्षण होते हैं कि आपके माता पिता के जैसे कलर का जो आइस का रंग है वो ब्लैक है या फिर ब्राउन है, और उनके बच्चों का भी आइस का कलर, आंखों का रंग कैसा हुआ, ब्राउन हुआ या फिर ब्लैक हुआ या फिर ब्लू हुआ। ये आनुवंशिक लक्षण उनके मम्मी पापा के जैसे उनके बाल है या फिर उनके बातचीत करने का तरीका माँ बाप के जैसा है, कलर उनका जो हो गया। चलो कलर तो थोड़ा वातावरण पे भी करता है, पर जो ये सारे लक्षण जो है तो ये कैसे होते हैं, आनुवंशिक लक्षण होते हैं। तो आनुवंशिक लक्षणों के जो माँ बाप के आनुवंशिक लक्षण है, उन जब उनके संतति में पहुंचते हैं, क्या संतति में पहुंचते हैं माँ बाप के लक्षण, क्या संतति में पहुंचना, माँ बाप कैसे हैं, माँ बाप की हाइट कैसी है, माँ बाप की आंखों का रंग कैसा है, माँ बाप के बालों का रंग कैसा है, ये सब जो रंग होते हैं और कुछ जो अंदर के जैसे आनुवंशिक कैसे है, उनकी बातचीत, उनका बिहेवियर कैसा है, तो ये सब चीजें जब क्या उनकी संतान में पहुंचती है तो इन्हीं को कहते हैं आनुवंशिक लक्षण। क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं इनको। और जब ये पहुंचने की क्रिया माँ बाप के लक्षण, माता पिता के लक्षण जो उनके संतति में पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, आनुवंशिकता। इसको क्या कहते हैं, आनुवंशिकता या फिर वंशागति कहते हैं, आनुवंशिकता या फिर वंशागति कहते हैं। तो ये आपका हो गया आनुवंशिकता या वंशागति की परिभाषा। अब उसके बाद विज्ञान की वह शाखा, या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, किसके, जिसके अंतर्गत हम लोग आनुवंशिक लक्षण, क्या आनुवंशिक लक्षण कैसे हैं और किस तरीके उनके क्या करते हैं, आनुवंशिक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं। वह क्या कहलाती है, आनुवंशिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? आनुवंशिकी कहलाती है। तो इस एक टॉपिक से हम लोग की वंशागत आनुवंशिकता की परिभाषा सॉल्व हो गई, और उसके बाद वंशागत आनुवंशिकता क्या होता है और आनुवंशिकी में अंतर क्या होते हैं, तो ये हम लोगों ने समझ लिए। अब सेकेंड टॉपिक है सेकंड टॉपिक कौन सा है, प्रभाविता तथा अप्रभाविता में अंतर। प्रभाविता तथा अप्रभाविता में अंतर सेकंड टॉपिक ये हम लोग का है। ये भी शॉर्ट में क्वेश्चन फंसता है तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले प्रभाविता अप्रभाविता हम लोग इसको अंतर में लिखेंगे। तो नंबर 1 प्रभाविता देखो क्या होती है, इसमें पॉइंट 1 लिखेंगे, या सम या विषम। जो सम युग्मजी होते हैं, सम युग्मजी का मतलब होता है अपने जैसे। जैसे लंबा पौधा है तो लंबा पौधा, पर क्या लंबा और लंबा लंबा हो गया पौधा, तो ये दोनों सम युग्मजी हो गए। दो पौधे लंबे हो गए, सम युग्मजी हो गए, और एक पौधा लंबा हो गया। जैसे एक पौधा ये लंबा है, ये छोटा पौधा है, तो इसमें क्या हो गया, ये विषम युग्मजी हो गया और ये सम युग्मजी हो गया। तो इसमें दोनों अलग अलग है ना, तो इसमें ना देखो विषम युग्मजी है ना, इसमें ये दूसरा है, ये लंबा है और ये छोटा है। अगर दोनों छोटे होते तो यहाँ पे सम युग्मजी होते, और दोनों लंबे होते तो यहाँ पे विषम युग्मजी होते, और एक लंबा है और एक छोटा है तो यहाँ पे क्या है, विषम युग्मजी का ये चौड़ा है। तो इसमें हम लोग क्या समझेंगे, देखो यह सम युग्मजी, चाहे सम युग्मजी अवस्था हो या फिर विषम युग्मजी अवस्था हो, सम युग्मजी अवस्था हो या फिर विषम युग्मजी अवस्था हो, दोनों अवस्थाओं में क्या करते हैं, स्वयं को प्रभावी रखते हैं। जो दोनों अवस्था में कैसी भी कंडीशन हो, टीचर है तब भी, जैसे कि क्लास का एग्जांपल ले लो, टीचर है फिर भी बच्चा एक्टिव है, और टीचर चला गया फिर भी बच्चा एक्टिव है, तो ये क्या हो गया आपका, प्रभावी हो गया। या ये क्या हो गया, प्रभावी हो गया, प्रभाविता हो गई। और जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे टीचर आए वैसे क्लास में दुबक के बैठ गए, कैसे बैठ गए, एकदम दुबक के पिछले सीट पे जाकर के बैठ गए, तो ये क्या हो गए, अप्रभावी हो गए। और जैसे टीचर चले गए तो वो प्रभावी हो गए। तो प्रभाविता का मतलब होता है कैसी भी कंडीशन हो वो क्या होगा, प्रभावी होगा, चाहे सम युग्मजी हो या फिर विषम युग्मजी हो। दूसरा समझेंगे, विषम युग्मजी अवस्था में, सम युग्मजी अवस्था में तो स्वयं को प्रकट करते हैं, क्या सम युग्मजी अवस्था में तो प्रभावी जो होते हैं वो स्वयं को प्रकट ही करते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। पर ये क्या है, विषम युग्मजी अवस्था में भी स्वयं को प्रकट करते हैं।
जब एक लंबा है और एक छोटा है, फिर भी क्या है, लंबा वाला छोटे पर क्या होता है, हमेशा प्रभावी होता है, क्योंकि वो ताकतवर है, वो कहेगा मैं पहले खड़ा होऊंगा, मैं पहले खड़ा होऊंगा, क्योंकि मैं लंबा हूँ, छोटा वाला तो वैसे भी छोटा है, तो वो क्या होगा, वो जीत नहीं पाएगा। तो यहाँ पे होगा विषम युग्मजीय अवस्था में भी क्या होते हैं, स्वयं को प्रकट करते हैं। जैसे मटर के पौधे हैं, एक लंबा एक छोटा है, जो छोटा वाला है वो नीचे रह जाएगा, और जो लंबा वाला पौधा है वो छोटे वाले को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा। तो ये इसका ये एग्जाम्पल हुआ, मटर का पौधा कैसा लंबा, तो लंबा जो होता है वो छोटे पर क्या होता है, प्रभावी होता है। अब अप्रभाविता समझेंगे, क्या समझेंगे, अप्रभाविता समझेंगे। अप्रभाविता जो होती है, यह केवल समयुग्मजीय अवस्था में प्रभावी होते हैं। अगर एक मटर का पौधा लंबा है और एक छोटा है, तो यहाँ पर हो गई विषमयुग्मजीय अवस्था, तो यहाँ पे लंबा वाला ही तो प्रभावी होगा। और ये कैसी अवस्था में, समयुग्मजीय अवस्था में प्रभावी होते हैं, जब दोनों लंबे होंगे या दोनों छोटे होंगे, तब यहाँ पे, जब यहाँ पे दोनों छोटे पौधे होंगे, जैसे कि एक देखो लंबा पौधा है, ये लंबा पौधा हो गया, ये छोटा पौधा हो गया, तो जब तक ये लंबा पौधा इसके साथ में रहेगा, ये प्रभावी नहीं होगा। अब जब दोनों बौने बौने पौधे हो गए, तो क्या हो जाएंगे, खुद को प्रभावी हो जाएंगे, और इनकी होने वाली संतान कैसी होगी, इनकी होने वाली संतान कैसी होगी, बौनी होगी। अगर इसके साथ एक लंबा है, तो हमेशा इसकी संतान कैसी होगी, लंबी होगी। अब ये ये विषम युग्मजीय अवस्था में स्वयं को क्या करते हैं, दबा लेते हैं। अगर विषम युग्मजीय अवस्था हुई, तो जो स्मॉल वाला है, छोटा है, बौना पौधा है, वो क्या करेगा, स्वयं को दबा लेगा, और बड़े वाले से कहेगा जा तू बढ़ जा, तू ऊपर चला जा। तो यहाँ पे मटर जो है वो कैसा है, मटर का पौधा, इसमें अप्रभाविता में बौनापन। अप्रभाविता में पूछा जाए तो मटर का पौधा जो बौना होगा वो लिया जाएगा, और प्रभाविता में पूछा जाएगा तो लंबा पौधा लिया जाएगा। लंबा पौधा हमेशा प्रभावी होगा। और जो हम लोग समझेंगे, तीसरा टॉपिक है हम लोगों का क्या, संकर पूर्वज। संकर पूर्वज समझेंगे, संकर पूर्वज संकरण क्या होता है, तथा परीक्षण संकरण क्या होता है, यानी कि इसमें बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस हम लोग समझेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग संकर पूर्व संकरण, संकर पूर्वज संकरण, देखो इससे स्पष्ट हो रहा है कि पूर्वज से संकरण कराया जा रहा है, पूर्वज से संकरण क्या कराया जा रहा है। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे परीक्षण संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस समझेंगे। तो जब किसी संकर का यानी कि जब किसी संतति का संकरण जनक से कराया जाए, किसी भी जनक से कराया जाए, जब संतति का संकरण किसी भी जनक से कराया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, संकर पूर्वज संकरण कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो संकरण हो रहा है वो पूर्वज से हो रहा है। संतति का संकरण किससे हो रहा है, पूर्वज से हो रहा है, तो इसी वजह से कहा जाता है, इसको संकर पूर्वज संकरण कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ। देखो ये पेड़ पौधों में और जीवों में होता है ना, कि मनुष्य में जो होता है ये बिल्कुल पाप माना जाता है। तो ये पेड़ पौधे और जीवों पर क्या लागू है प्रोसेस की, उसमें क्या होती है, F1 दूसरी जनरेशन जो होती है प्राप्त होने के लिए, उसमें जो लक्षण जैसे होते हैं, अनुवंशिक लक्षण, कौन से शुद्ध है, कौन से क्या, किसमें कमी आ रही, तो इस वजह से क्या होता है, इसमें संकर का संतति का संकरण जो होता है वो जनक से करवाया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, संकर पूर्वज कहते हैं। अब क्या होता है, जबकि जबकि देखो अगला हम लोग समझेंगे टेस्ट क्रॉस, यहाँ से शुरू हो रहा है टेस्ट क्रॉस, क्या कौन सा, टेस्ट क्रॉस शुरू होगा यहाँ से। तो जबकि प्रथम पीढ़ी जो कि F1 जनरेशन जिसको कहते हैं, प्रथम पीढ़ी मतलब F1 जनरेशन, जीव एवं जो प्रथम जनरेशन होती है उनके जीव एवं समयुग्मकी, जैसे कि समयुग्मकी अप्रभावी लक्षण वाले जीवों के मध्य, समयुग्मकी जो होते हैं और अप्रभावी लक्षण वाले जो होते हैं उनके मध्य क्या कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है। कौन कौन से जीवों के मध्य, देखो जो F1 जनरेशन होती है उसमें जो समयुग्मकी और जो जीव होते हैं तथा उनमें उनमें अप्रभावी लक्षण वाले जो जीव होते हैं उनके मध्य क्या कराया जाता है, संकरण कराया जाता है। और तो इसे कहते हैं संकरण या परीक्षण कराया जाता है, तो इसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण कहा जाता है। तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया। तो ऐसे परीक्षण को क्या कहते हैं, परीक्षण संकरण कहते हैं। अब नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो टर्नर सिंड्रोम क्या है, यह रोग एक जो यह होता है रोग, वह एक्स लिंग में होगा, यानी कि फीमेल में होगा। एक्स लिंग की अगर जहां बात आ जाए तो वह रोग किसमें होगा, फीमेल में होगा, क्योंकि मेल में होता है एक्स वाई। तो उसमें एक्स वाई से देखो वाई उसमें प्रभावी होता है, तभी तो लड़का बनता है। तो अगर एक्स में हो रहा है तो इसका मतलब ये है उसपे तो ये प्रभावी होगा नहीं, उसपे अप्रभावी वहां पे दिखाई देगा। और जब फीमेल पे ये रोग दिखाई देगा, क्योंकि फीमेल में दोनों एक्स होते हैं, फीमेल में क्या होते हैं, दोनों एक्स होते हैं, फीमेल में दोनों एक्स होते हैं, उसमें अगर एक प्रभावी होगा तो ये लक्षण क्या होते हैं, उभर आते हैं। ये लक्षण क्या होते हैं, उभर आते हैं। तो उसमें क्या लिखा है, एक्स लिंग में क्या होगा, एक्स लिंग में क्रोमोसोम की अनुपस्थिति के कारण क्या होगी, एक्स जो लिंग होता है उसमें क्या होगा, क्रोमोसोम अनुपस्थित हो जाएंगे, क्या होगी, क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। अनुपस्थिति के कारण क्या होता है, स्त्रियों में यह रोग होता है। जब क्रोमोसोम यानी कि एक एक्स क्या होगा, अनुपस्थित हो जाएगा, एक एक्स क्या होता है, अनुपस्थित हो जाता है, तो इसको कहते हैं, ये रोग किसमें होता है, ये स्त्रियों में होता है। और इनमें कहा होता है, इसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। और इस रोग की पहचान क्या होती है, इस रोग की पहचान क्या होती है, तो ऐसी स्त्रियों में जिनमें ये रोग होता है उनमें क्या होती है, उनमें स्तनों का विकास नहीं होता है सही से। पहली बात तो स्तनों का विकास नहीं होगा। दूसरी चीज उसमें अंडाणु नहीं बनेंगे, क्या होंगे, अंडाणु नहीं बनेंगे। अंडाणु नहीं बनेंगे तो इसका मतलब है उनमें ओव्यूलेशन जो होता है
वो प्रोसेस नहीं होती है, यानी उनमें मासिक चक्र नहीं आएगा। और तीसरा, जब मासिक चक्र नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि उनकी जो ओवरी होती है, उनकी जो बच्चेदानी होती है, वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती है। क्या होती? पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती है। तो ये हो गया आपका टर्नर सिंड्रोम सबसे इजी भाषा में। अब क्रोमोसोम हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग क्रोमोसोम देखेंगे। क्रोमोसोम की संख्या देख लेते हैं। 2n-1 होती है। कितनी होती है? 2n-1 होती है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 44 प्लस एक्स। क्या लिख सकते हैं? 44 प्लस एक्स लिख सकते हैं। अगर नॉर्मल है फीमेल तो उसमें दोनों एक्स क्या होते हैं? दोनों एक्स पे क्रोमोसोम पाए जाएंगे। क्या होंगे? दोनों एक्स पे क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है फीमेल तो उसमें क्या एक एक्स तो पूरा होगा, एक एक्स तो पूरा होगा, दूसरा एक्स जो होगा उसमें का एक क्रोमोसोम क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो ये क्या होता है? ये क्रोमोसोम की ये होती है कि टर्नर सिंड्रोम की क्या है? डिफिनेशन है। आप एग्जांपल में ऐसे समझा सकते हैं कि ये जो फीमेल है ये टर्नर सिंड्रोम से क्या है? ग्रसित है, और ये फीमेल क्या है? नॉर्मल है, ग्रसित नहीं है। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे। अगला टॉपिक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और ये क्या है? क्रोमोसोमी विकार सिंड्रोम है। ठीक। और ये भी आपका डाउन सिंड्रोम। नीचे हम लोग समझेंगे डाउन सिंड्रोम। ये दोनों क्या है? इंपॉर्टेंट है। जो अभी हमने पढ़ा था वो भी सिंड्रोम क्या है? इंपॉर्टेंट है। ओके। तो हम लोग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम समझ लेते हैं क्या होता है। यह आनुवंशिकी रोग, यह कैसा है? आनुवंशिकी रोग है। जितने हम लोग सिंड्रोम पढ़ रहे हैं ये सारे क्या है? आनुवंशिकी रोग है। तो यह आनुवंशिकी रोग लिंग गुणसूत्र, जो लिंग गुणसूत्र होता है तो उसमें हम लोग देख रहे थे अनुपस्थित हो रहा था, यानी कि कमी हो रही थी। तब उसमें क्या हो रहा था? लड़कियों में जो कैरेक्टर हो रहे थे वो गायब हो रहे थे। वो गायब हो रहे थे। उनमें स्तनों का विकास नहीं हो रहा था, उनमें मासिक धर्म नहीं आ रहा था, उनमें ओवरी अच्छे से विकसित नहीं हो रही थी। और इसमें क्या हो रहा है? यह जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, इसमें क्या हो रहा है? यह अनुवंशिकी रोग, यह अनुवंशिकी रोग क्या होता है? लिंग गुणसूत्र, जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक्स वाई होते हैं, एक्स एक्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है? लिंग गुणसूत्र एक्स की क्या होती है? एक्स में क्या होती है? एकाधिकता आ जाती है, यानी कि एक्स गुणसूत्र क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। क्या होता है? अधिक हो जाता है, यानी कि इसमें बढ़ेगा, एक बढ़ेगा, प्लस होगा। उसमें क्या हो रहा था? -1 हो रहा था। उसमें क्या हो रहा था? -1 हो रहा था। तो इसमें एकांकता यानी कि ट्राइजन आ जाता है। क्या आ जाता है? ट्राइजन आ जाता है। तो ट्राइजन के कारण क्या होता है? देखो, जब ट्राइजन हो जाता है एक गुणसूत्र क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? एक गुणसूत्र बढ़ हो जाता है, अधिक हो जाता है। उसमें कम हो रहा था, उसमें कम हो रहा था। तो उसमें क्या हो रहा था? फीमेल में जो थे उनके जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स थे वो क्या हो रहे थे? डाउन हो रहे थे। क्या हो रहे थे? डाउन हो रहे थे, कम हो रहे थे। और इसमें क्या हो रहा है? बढ़ जाता है। क्या होता है? इसमें +1 हो जाता है। लिंग गुणसूत्र +1 हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होगा? ये जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है यह होता है पुरुषों में। किसमें होता है? पुरुषों में। जब पुरुषों में एक्स वाई होता है, क्या होता है? एक्स वाई होता है। तो इस एक्स में क्या होती है? अधिकता हो जाती है। क्या होती है? अधिकता हो जाती है। इस एक्स में जब अधिकता हो जाती है तो पुरुषों में महिलाओं के लक्षण आ जाते हैं। पुरुषों में कैसे आ जाते हैं? महिलाओं के लक्षण आ जाते हैं। महिलाओं के लक्षण देखो आ जाते हैं। तो इसमें होता क्या? देखो, सबसे कॉमन सी बात है, सब में 46 होते हैं। गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। और जब उसमें +1 हो जाता है, क्या +1 हो जाता है? जब 46 की जगह 47 हो गए, कितने हो गए? 47 हो गए। तो इनमें क्या होगा? जो पुरुष होते हैं उनमें फीमेल के कैरेक्टर आ जाते हैं। किसके कैरेक्टर आ जाते हैं? तो फीमेल के कैरेक्टर आ जाते हैं। तो इनका अगर फॉर्मूला पूछा जाए कितना होता है तो 44, देखो 44 प्लस डबल एक्स वाई क्या होता है? देखो, एक एक्स की क्या हुई? यहाँ पे अधिकता हुई। क्या हुई? एक एक्स की अधिकता हुई। तो ये क्या हो गए? गुणसूत्र होते हैं। इनमें गुणसूत्र कितने होते हैं? एक्स एक्स वाई। ऐसा तो कॉमन जब मेल होता है उसमें होते हैं एक्स वाई। और इसमें क्या होता है? +1 हो जाता है। एक्स की अधिकता हो जाती है तो यहाँ पे डबल एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ओके। तो इसमें क्या होता है? इसमें अतिरिक्त गुणसूत्र, जो अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र के कारण क्या होता है? इनकी जो वृषण होते हैं, टेस्टिस होती है, वो क्या होती है? अल्प विकसित होती है। क्या होती है? अल्प विकसित होती है। जब टेस्टिस विकसित नहीं होंगे तो उसमें क्या होता है? शुक्राणुओं का, जो शुक्राणु होते हैं, जो स्तंभ होते हैं, उनका निर्माण नहीं होता है। जब टेस्टिस ही विकसित नहीं है तो स्तंभ का जब निर्माण नहीं होगा, क्या होगा? स्तंभ का निर्माण नहीं होता है। और जब स्तंभ निर्माण नहीं होता है तो ऐसे जो मेल होते हैं वो क्या होते हैं? बद्ध होते हैं, यानी कि ऐसे मेल जो होते हैं वो संतति उत्पन्न नहीं कर पाते अपनी जैसी। और इनमें स्तन जो होते हैं स्त्रियों के समान विकसित हो जाते हैं। इनमें क्या होता है? स्तन जो होते हैं स्त्रियों के समान विकसित हो जाते हैं। क्लाइनफेल्टर जो होता है सिंड्रोम, यह अधिकतर किसमें होता है? देखो, मेल में होता है। यह सिंड्रोम किसमें होता है? सिंपल सी बात समझ लो, मेल में होता है। अब जब मेल में होता है तो इसमें क्या होता है? इसमें एक्स की अधिकता आ जाती है। किसकी अधिकता आ जाती है? एक्स की अधिकता आ जाती है। यानी कि ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि जो मेल होता है उसमें एक्स वाई होता है। क्या होता है? एक्स वाई होता है। पर इसमें जो एक्स है उसमें क्या होती है? अधिकता आ जाती है। क्या होती है? एक्स में अधिकता आ जाती है। जब 46 गुणसूत्र होंगे, जब एक एक्स बढ़ेगा तो आपको जाकर के प्लस में 47 नहीं हो जाएगा? जब 47 हो जाएगा, जब एक चीज कोई बढ़ रही है शरीर में तो कोई ना कोई विकार उत्पन्न होना ही है। क्या होगा? शरीर में कोई ना कोई तो विकार उत्पन्न होगा। तो इसमें क्या हो गया? 46 + 1 यानी कि 47 हो गया।
46 प्लस 1 यानी कि 47 हो गया आपका। अब जब 47 हो गया तो इसमें क्या हो गया, 44 के साथ जब ये 44 के साथ क्या होगा, प्लस करके हम लोग एक्स एक्स वाई करके इसको गुणसूत्र में इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। क्योंकि यहाँ पे +1 हो रहा है, +1 हो रहा है तो यहाँ पे एक एक्स बढ़ रहा है, इसी वजह से डबल एक्स वाई हो गया ना। जब एक एक्स बढ़ जाएगा, एक एक्स जब बढ़ जाएगा तो इसमें क्या होगा, मेल में क्या लक्षण आएंगे, मेल में क्या लक्षण आएंगे, तो मेल की जो टेस्टिस होंगी, जो वृषण होंगे वो पूर्णतः विकसित नहीं होंगे। जब वृषण नहीं विकसित होंगे तो उसमें क्या होगा, स्पर्म नहीं बनेंगे। और जब स्पर्म नहीं बनेंगे तो क्या होगी, जो मेल होगा वो अपनी किसी संतति को जन्म नहीं दे पाएगा। जन्म नहीं दे पाएगा तो ऐसे ऐसे जो पुरुष होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बाध्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बाध्य कहलाते हैं। और इनमें क्या होता है, इन जो ऐसे पुरुष होते हैं उनके स्तन जो होते हैं वो स्त्रियों के समान विकसित होते हैं। कैसे होते हैं, स्त्रियों के समान विकसित होते हैं। तो ये टॉपिक शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो रोग होता है, इस रोग को क्या कहते हैं, गाइनेकोमेसिया कहते हैं। इस रोग को क्या कहते हैं, गाइनोकोमेस्टिया कहते हैं। क्या जो रोग होता है, जो मेल में स्तन स्त्रियों के समान विकसित होते हैं और वृषण पूर्णतः विकसित नहीं होते, स्तंभ का निर्माण नहीं होता है, तो इस रोग को कहते हैं गाइनोकोमेस्टिया। कौन सा रोग कहते हैं, गाइनोकोमेस्टिया कहते हैं। ये रोग आप याद रखना, क्या ये रोग आप याद रखना। अब अगला हम लोग समझते हैं डाउन सिंड्रोम, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या डाउन सिंड्रोम समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होते हैं, डाउन सिंड्रोम या इसको त्रिगुण सूत्रता कहते हैं, इसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। या फिर अगर पूछ जाए कि त्रिगुण सूत्रता पर टिप्पणी लिखिए तो आप डाउन सिंड्रोम ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आप डाउन सिंड्रोम ही लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए त्रिगुण सूत्रता पर टिप्पणी लिखिए तो आप डाउन सिंड्रोम ही लिखेंगे, क्योंकि डाउन सिंड्रोम को भी त्रिगुण सूत्रता कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें 21 यानी कि जो 21 होता है उसको ट्राइसोमी, 21 यानी कि त्रिगुण सूत्रता यानी कि ट्राइसोमी 21। क्या, ट्राइसोमी 21 गुणसूत्र 21, जो 21 जो क्रोमोसोम होता है कि एक अतिरिक्त, इसमें जो 21वां क्रोमोसोम होता है, कौन सा 21वां जो क्रोमोसोम होता है उसकी एक अतिरिक्त क्या होती है, प्रति बन जाती है। क्या बन जाती है, अतिरिक्त इसकी क्या बन जाएगी, कॉपी बन जाएगी। इसकी अतिरिक्त प्रति बन जाती है, यानी कि अतिरिक्त प्रति बनेगी जब बॉडी के अंदर, तो क्या होगी, उपस्थित। क्या होगी, उपस्थित होने के कारण इस रोग से क्या होते हैं, प्रभावित बच्चे के माता पिता, जो इस रोग से प्रभावित होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनके माता पिता क्या होते हैं, गुणसूत्र 21 के एक हिस्से के दूसरी जगह क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। उनका जो 21 का जो प्रतिबनी क्या हुई, वो एक जगह से, जैसे यहाँ पे प्रतिबनी, यहाँ पे कॉपी बनी तो यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे कॉपी स्थानांतरित हुई। यहाँ से एक हिस्सा इसका क्या हो गया, यहाँ पे स्थानांतरित हो गया। एक हिस्सा क्या हो गया, यहाँ पे स्थानांतरित हो गया, दूसरी जगह स्थानांतरित हो गया। हाँ, होने से हो सकता है। जब स्थानांतरित हो जाएगा तो यह रोग क्या होता है ये माता पिता में जब क्या होते हैं, जैसे माता पिता है, इनके पेरेंट्स है, पेरेंट्स में ये कॉपी बनी और इसकी प्रति जब ये एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो गई तो क्या हो गया, उनकी संतति में ये रोग आ जाएगा। क्या होगा, उनकी संतति में ये रोग आ जाएगा। और डाउन सिंड्रोम जो होता है, ये जो डाउन सिंड्रोम रोग जिन बच्चों में हो जाता है उनके माता पिता से ही होता है, क्योंकि अनुवंशिक रोग है। माता पिता से ही होता है क्योंकि ये अनुवंशिक रोग है। तो जब ऐसे बच्चे क्या होते हैं, इस रोग से, डाउन सिंड्रोम से जो पीड़ित बच्चे होते हैं उनमें मानसिक मंदता होती है। क्या होती है, मानसिक मंदता होती है। मानसिक मंदता होती है यानी कि जो उनका आईक्यू लेवल होता है, जो उनका आईक्यू लेवल होता है, औसत आयु जो होती है वो होती है 35 से 70। कितनी होती है, 35 से 70, यानी कि मंद बुद्धि होते हैं। मंद बुद्धि होते हैं जिनको रूड माइंडेड कहते हैं। ये कैसे होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, जड़ बुद्धि होते हैं। इनका चेहरा कैसा होता है, छोटा होता है। इनका चेहरा कैसा होता है, छोटा होता है। इनकी आंखें ऊर्ध्वा होती हैं, ऊर्ध्वा होती है और झुकी हुई होती है। कैसी होती है, ऊर्ध्वा होती है और झुकी हुई होती है। और जो चपटी, इनकी नाक कैसी होती है, चपटी होती है। अपने लोग ऐसे, इनकी कैसे ऐसे होती है, इनकी नाक कैसे होती है, चपटी होती है। ये उठी नहीं होती है, एकदम दबी हुई होती है। तो इनकी नाक कैसी होती है, चपटी हुई होती है। और तथा कैसे होते, बौने होते हैं। कैसे, बौने, छोटा कर दिखेगा, छोटे हाथ दिखेंगे, छोटे पैर दिखेंगे, छोटा मुंह दिखेगा, नाक चपटी दिखेगी। और मांसपेशियां जो होती हैं बहुत ही कमजोर होती है। कैसी होती है, इनकी मांसपेशियां मजबूत नहीं होती है, इनकी मांसपेशियां बहुत ही कमजोर होती है, इनका विकास अच्छे से नहीं होता है। तो ये हो गया डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा और ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब टॉपिक हम लोग समझेंगे एक संकर और द्विसंकर में अंतर क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होते हैं, तो हम लोग ये समझेंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा 2 नंबर में पूछा जाता है कि एक संकर और द्विसंकर में अंतर बताइए। क्वेश्चन क्या बनेगा, एक संकर द्विसंकर में क्या अंतर बताइए। तो एक संकर समझते हैं और द्विसंकर समझते हैं क्या होता है। तो एक लक्षण के 2 विभिन्न गुणों का अध्ययन। जो एक संकर होता है उसमें क्या होगा, लक्षण सिम्टम्स एक होगा पर उसके विभिन्न विभिन्न क्या गुणों का अध्ययन किया जाएगा। विभिन्न कितने गुणों का अध्ययन किया जाएगा, सिर्फ 2 गुणों का अध्ययन किया जाएगा। लक्षण एक ही होगा, करेक्टर एक ही होगा और जो उसके गुण कितने होंगे, गुण होंगे 2 गुणों पर क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट है, एक ही लक्षण में
भिन्न होते हैं। ये सभी लक्षणों में भिन्न नहीं होंगे, बस एक दूसरे से क्या होंगे, सिर्फ एक ही लक्षण में भिन्न होंगे। तीसरा क्या है, ऐसा जीव जिसमें एक जीन स्थल पर क्या हो, एक जीन स्थल पर हो, और दूसरा कैसा हो, विषम युग्मजी हो। कैसा हो, विषम युग्मजी हो। एक स्थल पर हो, दूसरा विषम युग्मजी का मतलब होता है विपरीत हो। कैसा हो, विपरीत हो, विपरीत होना चाहिए। ये होते हैं एक संकर। अब द्विसंकर समझते हैं क्या हो, क्या होते हैं। द्विसंकर का मतलब होता है दो विपर्यासी। कैसे हो, दो विपर्यासी हो, दो अलग अलग हो। क्या हो, दो अलग अलग विपर्यासी लक्षणों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसमें जो था एक लक्षण होता था, उन्हीं के दो गुणों का अध्ययन किया जा रहा था। और जो द्विसंकर है, इसमें क्या दो अलग अलग विपर्यासी मतलब विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत हो, तो ऐसे लक्षणों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। दो लक्षणों में क्या हो, भिन्न हो। ये एक लक्षण में भिन्न था, एक संकर, और द्विसंकर कितने लक्षणों में, दो लक्षणों में क्या भिन्न होने चाहिए। तीसरा है, ऐसा जीव जिसमें दो जीव, क्या, ऐसा जीव जिसमें दो जीन स्थल। इसमें एक जीन था, इसमें क्या था, एक जीन था। इसमें कितने, दो जीन स्थल। युग्म विकल्पी में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इसमें एक जीन क्या होता है, युग्म विकल्पी विषम युग्मजी होता है। और इसमें क्या होता है, ऐसा जीव जिसमें दो जीन क्या होते हैं, स्थल जो होता है उसके क्या होते हैं, युग्म विकल्पी होते हैं, यानी कि विपर्यासी होते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा एक संकर और द्विसंकर। अब हम लोग समझेंगे सह प्रभाविता क्या होती है। क्या, सह प्रभाविता क्वेश्चन क्या बनेगा, सह प्रभाविता एवं अपूर्व प्रभाविता पर क्या टिप्पणी लिखिए या फिर इसको व्याख्या कीजिए। और तो इसका देखो, सह प्रभाविता समझते क्या होता है, जब किसी कारक, क्या, जब किसी कारक या जीन के, कोई कारक हो या फिर जीन हो, युग्म विकल्पी में क्या हो, युग्म विकल्पी जो होते हैं उनमें कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी न हो करके। इसमें क्या होगा, जब किसी कारक या जीन में कोई कारक हो या जीन हो, उनका युग्म विकल्पी जो होता है उसमें कोई भी कारक ना प्रभावी होगा ना अप्रभावी होगा, मतलब ना उसको प्रभावित ही करेगा ना उसको अप्रभावित ही करेगा। क्या हो जाता है, प्रभावी भी नहीं करेगा अप्रभावी नहीं करेगा, दोनों क्या हो जाएंगे, एक में मर्ज हो जाएंगे, एक में मर्ज हो जाएंगे, मिश्रित हो जाएंगे। जैसे कि ले लिया गया ब्लैक कलर, व्हाइट कलर ले लिया गया तो क्या बन गया, लाइटली, तो लाइट कलर बन गया। तो इसमें क्या हो गया, मिश्रित हो गया, दोनों मर्ज हो जाते हैं एक में। तो इसमें होगा आपका सह प्रभाविता, दोनों आधा आधा प्रभावित करेंगे, दोनों क्या करेंगे, आधा, पूर्णता ना कोई प्रभावित करेगा। जैसे ए है और बी है, तो यहाँ पर ए बी क्या करेंगे ना, ए केवल अपना ही प्रभाव नहीं डालेगा, बी केवल अपना ही प्रभाव नहीं डालेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों क्या करेंगे, आपस में यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे, क्योंकि ए भी बन जाएगा यहाँ पे। तो मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं, कैसा डालते हैं, मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं, इसे कहते हैं सप्रभाविता। इसे क्या कहते हैं, सप्रभाविता। और इसका देखो जो अच्छा एग्जाम्पल है वो क्या है, मनुष्यों में जो एबी ओ का जो ब्लड ग्रुप होता है वो वो क्या होता है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसके उदाहरण के लिए। तो इसका उदाहरण समझते हैं। सबसे पहले देखो, एबीओ जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें मानव के रक्त समूह को क्या किया गया, जो मानव होता है, मनुष्य जो होता है, उसके रक्त समूह को कितने, तीन एलील द्वारा प्रदर्शित किया गया है। पूछा जाए मनुष्य के रक्त को कितने एलील द्वारा प्रदर्शित किया गया है, तो तीन एलील द्वारा प्रदर्शित किया गया। कितने, तो 3 एलील द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जीन होगा क्या, जीन जो गुणसूत्र पे जो जीन लगे होते हैं उनमें क्या होगा, आपका आई ए होगा, आई बी होगा और आई होगा। ठीक है, हो गए आपके। ओके, तो अब देखो इसमें क्या है, इसमें देखेंगे सह प्रभाविता कहाँ पे प्रदर्शित हो रही है, इसमें देखेंगे सह प्रभाविता का लक्षण कहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। तो देखो आई ए और आई ए जब दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए बनेगा, क्या बनेगा, ए बनेगा। तो यहाँ पे देखो कोई मिश्रित तो हो नहीं रहा है, कोई मिश्रित एलील नहीं हो रहा है। और इसमें भी देखो आई बी यानी कि ब्लड बी ग्रुप बनेगा, यहाँ पे ए ग्रुप बनेगा, यहाँ पे बी ग्रुप बनेगा, यहाँ पे भी मिश्रित नहीं है। ओके, यहाँ पे भी क्या है, मिश्रित नहीं है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा देखो, एक ले लिया आई ए एलिल और एक ले लिया आई बी एलिल, ले लिया। तो यहाँ पे क्या होंगे, देखो ना ये प्रभावित करेगा ना अप्रभावित करेगा, ना ये प्रभावित करेगा ना ये अप्रभावित करेगा। तो यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा। कैसा ब्लड ग्रुप बन जाएगा, यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका सह प्रभाविता का नियम। क्या हो जाएगा, सह प्रभाविता का नियम, यानी कि यहाँ पे हुआ कि मिश्रित हो रहे हैं, आई ए और आई बी दोनों मिश्रित होकर के ए बी ब्लड ग्रुप का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे सह प्रभाविता का क्या ये एग्जाम्पल हमें दिख रहा है। अब नीचे देखते हैं तीसरा, चौथा देखते हैं। देखो आई और आई जब दोनों आपस में मर्ज होंगे तो यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। कैसा बनेगा, ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। तो ये अप्रभावी का एग्जाम्पल है। ये पूछा जाए किसका एग्जाम्पल है, तो ये अप्रभावी का एग्जाम्पल है। तो आपको सह प्रभाविता समझ में आ गई होगी। अब हम लोग समझते हैं अप्रभाविता क्या होती है, अपूर्व प्रभाविता क्या होती है।
अभी हम लोगों ने क्या सहप्रभाविता समझ ली। उसमें क्या हो रहा था, मिश्रित हो रहा था। क्या हो रहा था, मिश्रित हो रहा था। मिश्रित का मतलब था कि जैसे रेड और व्हाइट लिया तो वहां पे पिंक हो रहा था। कैसा हो रहा था, रेड और व्हाइट लिया तो पिंक हो रहा था। जैसे कि हम लोगों ने भी ब्लड ग्रुप में समझा था। क्या समझा था, मनुष्य के ब्लड ग्रुप का सहप्रभाविता में बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल माना गया है। उसमें कहा क्या था, आई ए और आई बी। क्या आई ए और आई बी जब ले रहे थे तो मिश्रित हो रहे थे, वहां पे ए बी ब्लड ग्रुप बन रहा था। कैसा बनना था, ए बी ब्लड ग्रुप बन रहा था। अब हम लोग समझेंगे अपूर्ण प्रभाविता। क्या समझेंगे, अपूर्ण प्रभाविता। इसमें क्या, विपर्यासी लक्षणों के युग्म। युग्म कैसे हो, विपर्यासी हो यानी कि अलग अलग हो। युग्म कैसे होने चाहिए, विपर्यासी होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो विपर्यासी लक्षणों के युग्म में एक लक्षण दूसरे पर, जो एक लक्षण है वो दूसरे पर क्या हो, अपूर्ण रूप से प्रभावी होता हो। पूर्णता नहीं, प्रभावित होता हो। प्रभावित कैसा होता हो, अपूर्ण रूप से प्रभावित होता हो। और जो सहप्रभाविता थी उसमें ना प्रभावित कर रहा था ना अप्रभावित कर रहा था, ना प्रभावित कर रहा था ना अप्रभावित कर रहा था, उसमें मिश्रित कर रहा था। और जो ये अपूर्ण प्रभाविता है, अपूर्ण से ही समझ लो, क्या, अपूर्ण से समझ लो, यही से समझ लो, अपूर्ण रूप से प्रभावी होता हो। कैसा होता हो, अपूर्ण रूप से प्रभावी होता हो। यह घटना क्या कहलाएगी, अपूर्ण प्रभाविता कहलाएगी। जब जब देखो, जब कोई लक्षण जो होता है, जब कोई लक्षण में युग्म में एक लक्षण दूसरे को, जो दो विपर्यासी लक्षण होते हैं तो उसमें एक लक्षण जो होता है वो दूसरे, एक लक्षण क्या होता है, दूसरे को अपूर्ण रूप से प्रभावित करता हो। कैसा करता हो, अपूर्ण रूप से प्रभावित करता हो, पूर्णता प्रभावित न करता हो। तो यह जो प्रोसेस होती है वह अपूर्ण प्रभाविता की प्रोसेस कहलाती है। अब उदाहरण के लिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मेरा ब्लिस जलापा क्या है, एक पौधा है जो एनसीईआरटी में महामारी लिया गया है। क्या है, मेरा ब्लिस जलापा, जिसको गुलाबास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुलाबास भी कहते हैं। के पौधे में लाल पुष्प व सफेद पुष्प, कौन कौन से पुष्प लिए गए, लाल पुष्प लिया गया और सफेद पुष्प लिया गया। युक्त क्या किया, देखो लाल पुष्प लिया और सफेद पुष्प लिया, दोनों पुष्पों क्या कराया गया, मध्य संकरण कराया गया। मध्य क्या किया गया, संकरण कराया गया। इन दोनों पौधों के मध्य क्या कराया गया, संकरण कराया गया। तो उसमें जो F1 पीढ़ी में सभी फूल कैसे होंगे, लाल या सफेद ना होकर के। F1 पीढ़ी में सभी जैसे इसमें कराया गया था लाल, और उसमें लाल सफेद में कराया गया था, तो सारे फूल कैसे होने चाहिए थे, लाल या सफेद होने चाहिए थे। पर उसमें लाल या सफेद ना होकर के, ना लाल हुए ना सफेद हुए, दोनों ना होकर के क्या, गुलाबी रंग के होते हैं। कैसे हुए, गुलाबी रंग के हुए। सारे पुष्प यहाँ पर गुलाबी रंग के प्राप्त हुए। और जो F2 पीढ़ी थी उसमें क्या हुआ, जो F2 पीढ़ी थी दोबारा जब संकरण कराया गया, F2 पीढ़ी जो प्राप्त हुई उसमें देखो एक लाल प्राप्त हुआ, एक लाल प्राप्त हुआ और दो गुलाबी प्राप्त हुए, और एक कैसा प्राप्त हुआ, सफेद प्राप्त हुआ। तो रेशियो का कितने का बना, 1:2 का बना। अब देखो समझते हैं, देखो इसमें क्या किया गया है, पहले लाल व सफेद पुष्प में संकलन कराया गया। तो जो यहाँ पे पेरेंट्स थे, तो देखो रेड को कैपिटल आर आर से लिखा गया, रेड को कैपिटल आर आर से प्रदर्शित किया गया। प्लस जो व्हाइट था, जो व्हाइट था सफेद था, उसको स्मॉल आर से प्रदर्शित किया गया। क्या कराया गया, स्मॉल आर से प्रदर्शित किया गया। तो इन दोनों के मध्य जब संकरण, संकरण को क्रॉस से लिखते हैं, ठीक, संकरण जब कराया गया तो सारे पौधे कैसे प्राप्त हुए, पिंक प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए, पिंक प्राप्त हुए। सारे पौधे कैसे प्राप्त हुए, पिंक यानी कि गुलाबी प्राप्त हुए। ओके, सारे पौधे गुलाबी प्राप्त हुए। यहाँ पे ये हुई F1 जनरेशन। क्या हुई, F1 जनरेशन। उसके बाद जब इस जनरेशन में, F1 जनरेशन में जो था संकरण कराया गया, जब F1 जनरेशन जो थी उसमें क्या किया, जब F1 जनरेशन में संकरण कराया गया तो उसमें कैसे प्राप्त हुए, जब ये F2 जनरेशन कैसी प्राप्त होगी, जब संकलन कराया जाएगा तो F2 जनरेशन क्या प्राप्त होगी, ये हमें बताना है क्या प्राप्त होगी। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने इस पौधे से स्पर्म ले लिया, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इधर लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक जो है अंडाणु जो ले लिए कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, अब इसका संकलन कैसे करेंगे, देखो एक आर यहाँ से लेंगे, एक आर यहाँ से लेंगे, तो यहाँ पर आर आर, कैपिटल आर आर हो गया, ये कैसा होगा, रेड होगा, ये कैसा होगा, रेड होगा। ओके, अब यहाँ से कैपिटल आर होगा, यहाँ से स्मॉल आर होगा, यहाँ से कैपिटल आर होगा, यहाँ से स्मॉल आर होगा, तो ये कैसा पौधा होगा, ये पिंक होगा। ये कैसा पौधा होगा, ये पिंक होगा यानी कि गुलाबी होगा। ये कैसा पौधा होगा, पिंक होगा। ओके, अब इसमें देखते हैं, यहाँ से स्मॉल आर, यहाँ से कैपिटल आर, ठीक, यहाँ से स्मॉल आर, यहाँ से कैपिटल आर, तो ये पौधा कैसा होगा, तो ये भी कैसा होगा, ये पिंक होगा। कैसा होगा, पिंक होगा। ओके, अब यहाँ से स्मॉल आर, यहाँ से स्मॉल आर, तो ये कैसा पौधा होगा, यहाँ पे व्हाइट पौधा होगा। कैसा पौधा होगा, व्हाइट पौधा होगा। अब काउंट करते हैं, देखो रेड का एक है, रेड का एक है, तो रेड जो F2 पीढ़ी प्राप्त हुई, एक लाल फूल प्राप्त हुआ, एक कैसा फूल प्राप्त हुआ, लाल फूल प्राप्त हुआ। और देखो दो आपके पिंक पौधे प्राप्त हुए, दो कैसे हुए, पिंक हुए, गुलाबी प्राप्त हुए। ओके, और एक आपका कैसा प्राप्त हुआ, सफेद प्राप्त हुआ। एक पुष्प आपका कैसा प्राप्त हुआ, सफेद पुष्प प्राप्त हुआ। तो एक लाल
2 गुलाबी और 1 सफ़ेद, क्या? 1 सफ़ेद। ये रेशियो यहाँ पर हमें मिला। किससे मिला? अपूर्ण प्रभाविता से मिला। तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखो पेरेंट्स थे, यहाँ पर क्या था? विपर्यासी लक्षणों के युग्म में जो विपर्यासी लक्षण थे उनमें क्या किया गया था? एक दूसरे को अपूर्ण रूप से प्रभावित कर रहे थे। कैसे प्रभावित कर रहे थे? एक दूसरे को अपूर्ण रूप से प्रभावित कर रहे थे। पूर्णतः प्रभावित न होकर के अपूर्ण रूप से प्रभावित कर रहे थे, क्योंकि ये अपूर्ण प्रभाविता का नियम है। तो इसमें क्या, यही प्रोसेस जब अपूर्ण रूप से प्रभावित करने की प्रोसेस क्या कहलाई? अपूर्ण प्रभाविता कहलाई। उदाहरण क्या था? मेरा बिलिस जलापा, जिसको गुलाबास कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलाबास कहते हैं। इसमें क्या किया? देखो इसके पौधे जो थे जो इसके पौधे थे उसमें से देखो लाल पुष्प लिया गया। कैसा पुष्प लिया गया? लाल पुष्प लिया गया, सफेद पुष्प लिया गया। जब लाल पुष्प लिया गया, सफेद पुष्प लिया गया, तो इनके मध्य से सब पुष्पों के बीच से क्या कराया गया? संकरण कराया गया। तो सारे पुष्प कैसे प्राप्त हुए? F1 जो पीढ़ी थी वो लाल और या सफेद प्राप्त न होकर के सारी गुलाबी प्राप्त हुई। कैसे प्राप्त हुई? अपन पूरी गुलाबी प्राप्त हुई। जब F1 पीढ़ी का संकरण कराया गया तब वहां पे पुष्प कैसे प्राप्त हुए? एक था लाल प्राप्त हुआ, 2 गुलाबी प्राप्त हुए और 1 सफेद प्राप्त हुआ। तो देखो ये संकरण कराया गया। पेरेंट्स कौन कौन लिए? पेरेंट्स जो थे, एक रेड लिया गया और एक व्हाइट लिया गया। दोनों पुष्पों के मध्य क्या संकरण कराया गया? तो F1 जनरेशन कैसी प्राप्त हुई? पिंक प्राप्त हुई। जब ये पिंक का देखो स्तंभ लिया गया, एग लिया गया, उसके बाद जब देखो जब ये चार्ट बनाया गया तो इसमें देखो रेड आर आर यहाँ से लिया गया तो रेड प्राप्त हुआ, फिर आर एक यहाँ से, स्मॉल आर यहाँ से, तो ये पिंक होगा। वैसे इसमें भी होगा, वैसे इसमें भी होगा। तो यहाँ पे 1 रेशियो 2 रेशियो 1 का प्राप्त हुआ। तो ये डिफिनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके, अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं।